हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ऑल इंडिया टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में ऑल इंडिया टेस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे तथा साथ ही साथ एक प्रश्न से जितने टॉपिक के प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रकार के प्रश्न हम लोग बनाएंगे। यानी कि इसमें 10 प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं, 10 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य से कितना प्रश्न बन सकता है। इन सभी प्रश्नों को डिटेल से स्टडी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का काल क्या था? दोस्तों, मौर्य जो साम्राज्य था 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि दोस्तों 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व मौर्य काल माना जाता है। और दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, सबसे प्राचीनतम जो राजवंश है उसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री क्या नाम था? दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों, चाणक्य या विष्णुगुप्त नाम था। क्या नाम था? चाणक्य या विष्णुगुप्त नाम था। तो दोस्तों, आइए सबको डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, अगर मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की जाए, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य। यानी कि दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर बात की जाए, मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहला जो शासक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था। और दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य था और इसके बाद दूसरा जो शासक आया था उसका नाम था दोस्तों बिंदुसार था। उसका क्या नाम था? उसका नाम बिंदुसार था। और यह जो बिंदुसार था मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था आपका कौन? बिंदुसार। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? तो दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का नाम क्या था? चाणक्य था। क्या नाम था उसका? चाणक्य था। और दोस्तों, चाणक्य को अन्य नामों से जाना जाता है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि चाणक्य का कौन कौन नाम है? विष्णुगुप्त हो गया, कौटिल्य हो गया और चाणक्य नामों से जाना जाता है। दोस्तों, जो विष्णुगुप्त और चाणक्य था उसने एक पुस्तक लिखा था। उसके पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र पुस्तक था। लेकिन इसका जो संबंध था दोस्तों राजनीति से संबंध था। किससे संबंध था इसका जो संबंध था राजनीति से संबंध था। दोस्तों, अर्थशास्त्र देखने से लग रहा है कि अर्थशास्त्र से इसका संबंध होगा, लेकिन इसका जो संबंध था राजनीति से संबंध था। दोस्तों, और भी आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या बन सकता है। तो दोस्तों, अगर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों, जो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? नाम है इंडिका नाम है। यानी कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। और दोस्तों, जो इंडिका पुस्तक था इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। किसके? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है किसमें? इंडिका नामक पुस्तक में। और इंडिका किसका पुस्तक था? मेगास्थनीज का पुस्तक था। किसका था? मेगास्थनीज का पुस्तक था। तो दोस्तों, और भी प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, दूसरा जो राजवंश आया था उसका क्या नाम था? बिंदुसार था। दोस्तों, बिंदुसार दूसरा राजवंश था। तो दोस्तों, जान लेते हैं बिंदुसार से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, जो बिंदुसार था विद्रोहियों को कुचलने के लिए किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। यानी कि दोस्तों, जो विद्रोही थी उनको कुचलने के लिए सबसे पहले किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। कहाँ पर कुचलने के लिए? तक्षशिला में। यानी दोस्तों, तक्षशिला में विद्रोहियों को कुचलने के लिए जो बिंदुसार था अशोक को भेजा था। दोस्तों, और जो बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसे अमित्रघात के नाम से भी
जाना जाता है, यानी दोस्तों इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो सीरिया का शासक था जिसका नाम था एंटियोकस, यानी कि दोस्तों एंटियोकस जो प्रथम था, एंटियोकस जो प्रथम था, जो सीरिया का क्या था, शासक था। इसी शासक ने बिंदुसार के दरबार में एक डाइमेकस नामक व्यक्ति को भेजा था, डाइमेकस नामक व्यक्ति को भेजा था। तो दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, जो डाइमेकस है किसके राजवंश में आया था? तो दोस्तों यह बिंदुसार के शासनकाल में आया था, यानी कि दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में कौन आया था? डाइमेकस नामक आया था यात्री, विदेशी यात्री आया था। और नेक्स्ट प्रश्न और बनता है दोस्तों, बिंदुसार के बाद अशोक आता है, तो अशोक से क्या क्या प्रश्न बनता है? तो दोस्तों जो अशोक था, अशोक बिंदुसार का पुत्र था, यानी कि दोस्तों बिंदुसार का क्या था? बिंदुसार का अशोक पुत्र था। और दोस्तों इससे प्रश्न और बनता है कि बिंदुसार का पुत्र था, और साथ ही साथ अशोक का जो नाम का उल्लेख मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख मिलता है, शिलालेख मिलता है, मास्की या गुर्जरा शिलालेख में मिलता है। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो अजंता की कलाकृतियां था वह गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देख लेते हैं गुप्त काल से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों गुप्त काल से पहला प्रश्न यही बनता है कि गुप्त काल का संस्थापक क्या नाम, उसके संस्थापक क्या क्या नाम था? दोस्तों उसके संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त, यानी कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। और दोस्तों जो गुप्त वंश का सर्वप्रथम जो राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम को ही महाधीराज की उपाधि धारण किया था, यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने क्या धारण किया था? महाधीराज की उपाधि धारण किया था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गुप्त काल से, यानी कि दोस्तों जो गुप्त काल था, गुप्त काल में एक महान और खगोल विज्ञान गणितज्ञ का क्या नाम था? तो दोस्तों आर्यभट्ट था। जो आर्यभट्ट था एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ के नाम से जाना जाता है। किसको? आर्यभट्ट को जाना जाता है। दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा का क्या नाम था? दोस्तों गुप्त काल के दरबारी भाषा या सरकारी भाषा का नाम था संस्कृत, यानी कि दोस्तों संस्कृत जो था गुप्त काल के दरबारी या सरकारी भाषा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो गुप्त काल के समुद्रगुप्त था उसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि दोस्तों भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किससे बिलोंग करता है दोस्तों समुद्रगुप्त? तथा गुप्त काल से ही बिलोंग करता है, यानी कि भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भी प्रश्न बनता है, गुप्त काल का कौन सा शासक हुड़ों पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों स्कंदगुप्त जो नामक शासक था उसने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? तो हुड़ों पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो दोस्तों अजंता के जो चित्रकारी वस्तु है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि अजंता के जितने भी चित्रकारी किया गया है वह सभी संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इतना प्रश्न इस प्रश्न से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि संविधान सभा का पहला सत्र जो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा का जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। तो उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी सदस्य बनाया गया था, यानी कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। लेकिन 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया, यानी कि चुना गया। और दोस्तों यहाँ से और भी प्रश्न बनता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया? तो दोस्तों यह जो पारित किया गया आपके 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, यानी कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा संविधान देने का जो प्रस्ताव पारित किया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी होगा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों भारत में जो संसदीय प्रणाली है यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि जो भारत
कि संविधान में विभिन्न प्रकार के जो स्रोत लिए गए हैं किन किन देशों के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों जो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार यानी कि दोस्तों जो मौलिक अधिकार है जिसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है, जो दोस्तों जो फंडामेंटल राइट होता है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है दोस्तों यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो महाभियोग हो गया, महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यह भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और साथ ही साथ जो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इतना चीज़ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आइए चलते हैं अब नेक्स्ट ब्रिटेन के संविधान से। तो दोस्तों ब्रिटेन संविधान से अगर देखा जाएगा तो एकल नागरिकता यानी कि दोस्तों जो एकल नागरिकता है यह आपके ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह आर्टिकल 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है, कहाँ पर? ब्रिटेन के संविधान से। और साथ ही साथ संसदीय प्रणाली भी आपके ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। और दोस्तों प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री का जो पद है यह भी कहाँ से लिया गया है? आपके ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं रूसी संविधान से। तो दोस्तों रूसी संविधान से अगर बात की जाए तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। यानी दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है आपके रूस के संविधान से आर्टिकल इसका वर्णन आर्टिकल 51 क में इसका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना जो है वह भी कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य जिसका उल्लेख आर्टिकल 51 क में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं जो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी यह 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। यह ग्राम पंचायत से पंचायती राज जो संबंधित है ग्राम पंचायत से संबंधित है। दोस्तों जो ग्राम पंचायत को कितना विषय प्रदान किया गया है? तो 29 विषय प्रदान किया गया है। कितना विषय? 29 विषय प्रदान किया गया है। और दोस्तों इसी तरह से आइए देख लेते हैं अनुसूचियों को एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों प्रथम अनुसूची की अगर बात की जाए तो प्रथम अनुसूची में अगर बात की जाए तो प्रथम अनुसूची में जो वर्णन किया गया है 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों का वर्णन किया गया है। और दूसरी अनुसूची में वेतन का वर्णन किया गया है, यानी कि विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन का जो उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में अगर बात की जाती है तो शपथ का वर्णन किया गया, यानी विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का जो वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में किया गया है। और दोस्तों चौथी अनुसूची में अगर बात की जाए तो दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का वर्णन किया गया है। राज्यसभा के सीटों का जो वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में किया गया है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश राज्य में देखा जाएगा तो राज्यसभा की 31 सीटें होगी। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में 31 सीटें होगी। और पांचवी अनुसूची में अगर बात की जाए तो दोस्तों अनुसूची एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 5 यानी शेड्यूल अनुसूची 5 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों अनुसूची अगर 6 की बात की जाए तो अनुसूची जो 6 में वर्णन किया गया है असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया और मिजोरम, यानी कि ATM स्क्वायर कर सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST कैटेगरी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची अगर 7 में देखा जाए तो दोस्तों अनुसूची जो 7 में लिया गया है अनुसूची 7 के अंतर्गत संघ सूची लिया गया है। संघ सूची हो गया और दूसरा राज्य सूची हो गया और तीसरा आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। कौन सा? समवर्ती सूची हो जाएगा। तो दोस्तों जो पहला था संघ सूची, दोस्तों जो संघ सूची के अंतर्गत क्या होगा? केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार का दिया गया है और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के करेंगे। लेकिन अगर दोनों में मतभेद होता है तो केंद्र का जो कानून होता है उसको मान्यता प्रदान की जाएगी। और इसी तरह से दोस्तों जो अनुसूची 8 है, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। और अनुसूची 9 में दोस्तों जो किया गया है प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन। और अनुच्छेद जो 11 है यह पंचायती राज से संबंधित है। और दोस्तों जो अनुसूची 12 है
अनुसूची जो 12 है दोस्तों, इसका जो संबंध है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संसद के अपर हाउस को जो जाना जाता है यह राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा में अधिकतम सीटों का जो उल्लेख किया गया है 250 सीटें हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय में बात की जाएगी तो इसमें कितना 245 सीटें हैं वर्तमान सभा में। और दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा 12 जो सदस्य होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं, किसमें? राज्यसभा में, जो कला साहित्य और विज्ञान क्षेत्र में क्या होते हैं? उपाधि धारण किए होते हैं। और साथ ही साथ राज्यसभा का जो चुनाव किया जाता है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की जो आयु होती है, सदस्यों की जो आयु होती है 30 वर्ष होती है। कितना होता है? 30 वर्ष होता है। और साथ ही साथ जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और फ्रेंड जो राज्यसभा होता है एक प्रकार का अस्थायी सदस्य होता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं इसमें से क्या स्थापित होती है और पुनः उसके स्थान पर नया सदस्य आकर के स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा से संबंधित इतना प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व हरित क्रांति के जनक का क्या नाम है? तो दोस्तों विश्व के हरित क्रांति का नाम नॉर्मन ई बोरलाग जी नाम है, यानी कि विश्व के हरित क्रांति का नाम है नॉर्मन ई बोरलाग। लेकिन दोस्तों अगर भारत के हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो MS स्वामी नाम है। भारत के हरित क्रांति के जनक का क्या नाम है? MS स्वामीनाथन नाम है। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो ऑपरेशन फ्लड है किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड है यह आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों दूध के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित क्या है? संबंधित है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन से आपके पीली क्रांति संबंधित है। और दोस्तों जो हरित क्रांति का जो संबंध है किस मुख्य फसल से है? तो दोस्तों हरित क्रांति का मुख्यतः जो फसल से संबंधित है गेहूं फसल से संबंधित है। दोस्तों जो हरित क्रांति है सबसे पहले शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले 1966 और 67 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक का क्या नाम है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक का नाम डॉक्टर कुरियन है। क्या नाम है इसका? कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक का नाम। तो इतना प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थल स्थल का क्या नाम है? दोस्तों भारत के सबसे दक्षिण में दूरस्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत की अगर बात की जाए तो दक्षिण में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और दोस्तों अगर भारत के उत्तर में बात की जाए तो भारत का जो उत्तरी सीमा है इसको इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जो इंदिरा काल है भारत का, इंदिरा काल जो है भारत के उत्तरी सीमा को जाना जाता है। और भारत के जो पूर्वी सीमा है उसको कीबुथु के नाम से जाना जाता है। किसको? कीबुथु के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पश्चिमी सीमा है उसको गुहार मोथा के नाम से जाना जाता है। गुहार मोता के नाम से जाना जाता है। यानी कि उत्तरी सीमा इंदिरा काल, दक्षिणी सीमा आपका इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इसका पूर्वी पॉइंट कीबुथु हो गया, और पश्चिमी गुहार मोथा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और भी प्रश्न यहाँ से दोस्तों बनता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा का क्या नाम है? तो दोस्तों गुजरात की जो तटरेखा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। और गुजरात के बाद आता है आपके आंध्र प्रदेश राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। और दोस्तों यहाँ से और भी प्रश्न बनता है कि भारत और चीन के बीच रेखा का क्या नाम है? यानी कि दो भारत और चीन के जो मैकमोहन रेखा है, यानी कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन है। भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का जो नाम है रेड क्लिफ रेखा है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको भारत और अफगानिस्तान के जो बीच रेखा है उसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जिसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। पाक जो जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच है। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न और बनता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा का क्या नाम है? तो दोस्तों सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है बांग्लादेश के साथ बनाता है। किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश से बनाता है। और इसी तरह से सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? तो दोस्तों भूटान देश के साथ बनाता है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है गार्डिन ऑस्टिन है।
दोस्तों अगर बात की जाए कि पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट सबसे विश्व में सबसे ऊंची चोटी। ये कहाँ पर है? हिमालय पर्वत पर है, हिमालय पर्वत। और दोस्तों जो हम जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है नेपाल राज्य में है। कहाँ पर है? नेपाल राज्य में स्थित है। और नेपाल राज्य में ही माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई है। और दोस्तों अगर बात की जाए कि हिमालय एक प्रकार का कौन सा पर्वत है? वलित पर्वत है, यानी कि वलित पर्वत के अंतर्गत आता है आपका हिमालय और पर्वत। दोस्तों अगर बात की जाए भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो दोस्तों कंचनजंगा है। कंचनजंगा है जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों जो कंचनजंगा है सिक्किम राज्य में है। दोस्तों जो कंचनजंगा है कहाँ पर पड़ता है? आपके सिक्किम राज्य में पड़ता है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, या इसी कह सकते हैं कि संसार की भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। और दोस्तों अगर बात की संसार की सबसे दूसरी ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो दोस्तों गार्डविन ऑस्टिन है इसका नाम। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हिमालय पर्वत के असम में कौन सी चोटी है, तो दोस्तों नामचा बरवा है। नामचा बरवा जो है आपके असम राज्य में हिमालय का पर्वत श्रेणी है, सबसे पूर्वी भाग में, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर के भारत में प्रवेश करती है। और दोस्तों जो नंदा देवी पर्वत है आपके उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं हिमालय पर पड़ता है। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का क्या नाम है, तो दोस्तों सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। कहाँ पर है? अरावली पर्वत श्रेणी आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। और दोस्तों अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो दोस्तों गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दर्रे से संबंधित। दोस्तों जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों जो जोजिला दर्रा है यह आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों दर्रे से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाता है? पहला, अगर दोस्तों बात की जाए कि जम्मू कश्मीर में कुल कितने दर्रे हैं, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे हैं। पहला होता है काराकोरम दर्रा, और दूसरा होता है जोजिला दर्रा जिसको हम बात कर रहे हैं, और तीसरा होता है दोस्तों पीर पंजाल दर्रा, और चौथा होता है दोस्तों बनिहाल दर्रा, और दोस्तों 5वां जो दर्रा होता है दोस्तों बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। ये कहाँ पर पड़ता है? आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। और दोस्तों यहाँ पर जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा से ही जवाहर सुरंग बनाया गया है, यानी कि जवाहर सुरंग के नाम से इसी को जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ से और भी प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कुल 3 दर्रे हैं। रोहतांग दर्रा हो गया, और दूसरा होगा बड़ा लाचा दर्रा हो गया, और तीसरा सिपकिला दर्रा ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। और इसी तरह से अगर बात की जाए कि सिक्किम राज्य में कितने दर्रे हैं, तो दोस्तों सिक्किम राज्य में 2 दर्रे हैं। जलेपला दर्रा हो गया, और दूसरा हो गया नाथुला दर्रा। दूसरा कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में है। दोस्तों अगर बात की जाए उत्तराखंड राज्य में, तो दोस्तों उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। नीति दर्रा हो गया, और दूसरा होगा माना दर्रा हो गया, और तीसरा दोस्तों होता है लिपुलेख दर्रा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। दोस्तों जो लिपुलेख दर्रा है यहाँ से सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी से लिपुलेख दर्रा से ही गुजरती है। और दोस्तों बात की जाए कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रे हैं, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अगर बात की जाए तो 3 दर्रे हैं। बोमडीला दर्रा हो गया, दीफू दर्रा हो गया, और यांग्याप्पा दर्रा। तो दर्रे से संबंधित इतना प्रश्न बन सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।